हाय गाइस, आज के सेशन में हम बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे लाइफ ऑफ बुद्धा, इनके एनलाइटमेंट, इनके फर्स्ट सर्मन, इनके कौन कौन शिष्य थे, इन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दी। तो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि हम तमिलनाडु हिस्ट्री बुक की सीरीज़ जो हैं उसे कवर कर रहे हैं। तो अब उसे आगे कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला लेसन। और मेरा रेफरल कोड है top10, जिसे यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करते हैं तो उस टाइम में आपके पास एक ऑप्शन आता है रेफरल कोड अप्लाई करने का, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो top10 इज माई रेफरल कोड विच यू कैन अप्लाई टू गेट अनअकैडमी प्लस डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और 10% डिस्काउंट के लिए। और इससे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस। ओके, सो आज का ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें जो है हम बुद्धिज्म और गौतम बुद्ध की लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। तो गौतम यानी कि सिद्धार्थ जो है इनका नाम था, ये बुद्धिज्म के फाउंडर हैं। इनका जन्म 567 बीसी में हुआ था। तो आप देख सकते हो नंबर बहुत इजी है याद रखना, 567। ठीक है, तो 567 बीसी लुम्बिनी गार्डन जो है कपिल वस्तु के पास, यहाँ इनका जन्म हुआ था, जो अभी नेपाल में है। तो इनके जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। ये शाक्य गण के थे। तो क्लैन जो है शाक्य गण, ऐसे बहुत सारे गण और संघ होते थे, उसमें एक से अधिक राजा होते थे, पर उन सब का एक हेड जरूर होता था। तो इनके जो पिता थे ना शुद्धोधन, वो हेड थे। और इनकी माता जो है उनका नाम था माया देवी। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसी समय में जो उनकी मदर थी, तो उस टाइम ही चाइल्ड बर्थ के समय ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उनकी जो आंट थी, उनकी आंटी थी, उन्होंने प्रजापति गौतम ने उनको पाला पोसा और बड़ा किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने यशोधरा से विवाह किया एंड उसके बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, उनकी वाइफ ने, यशोधरा ने, जिस बेटे का नाम था राहुल। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक बैरागी का जीवन जीने लग गए, सन्यासी हो गए। तो वो क्या था, क्या वो चीज़ें थी जिसकी वजह से जो गौतम थे वो एसेटिक हो गए। तो एक चीज़ ऐसी थी कि जब वो अपने जो है उनका जो महल है उससे जब वो निकले, और जब वो एक ओल्ड मैन को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, और एक सन्यासी को देखते हैं, तो उनको समझ में आया कि ये दुनिया क्या है। और दुनिया में हर कोई बूढ़ा हो सकता है, बीमार हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, और कोई सन्यासी भी हो सकता है। तो उनको लगा कि मुझे सत्य की प्राप्ति करनी है, ये लाइफ क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं। इसके लिए इन्होंने घर छोड़ दिया। 29 की एज में इन्होंने सच्चाई की तलाश में, ट्रुथ की तलाश में घर छोड़ा। इसके बाद जो है ये भटकते रहे, और जब ये 35 ईयर्स के हो गए थे, तब उनको जो है एक बोधि ट्री के नीचे बैठकर एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। तो ये बोध गया में ये बोधि ट्री था, और यहाँ इनको एनलाइटमेंट मिली, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति मिली एट द एज ऑफ 35। तो उसके बाद से फिर ये जो है बुद्धा बन गए, बुद्धा यानी कि द एनलाइटेंड वन। और इन्होंने फिर अपनी जो पहली टीचिंग है वो सारनाथ में, बनारस के पास जाकर के दी। और अगले 45 ईयर्स तक वो एक प्रीचर की ज़िंदगी जीते रहे, यहाँ से वहाँ वो जो है अपना आइडिया लोगों को बताते रहे। इसके बाद इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। 80 ईयर के जब वो थे तब उनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। एंड इनके बहुत सारे जो है शिष्य हुआ करते थे, जैसे कि सारीपुत्ता, मोगलना, आनंद, कसप्पा और उपौली। तो बहुत सारे राजा लोग थे, बहुत सारे ऐसी डायनेस्टीज थी जिन्होंने इसे पसंद किया, और इस नए धर्म को जो है बहुत प्रोपोगेट किया। इस नए धर्म को काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने पैट्रोनेज दिया। तो जो राजा थे, जैसे कि कोसल के राजा प्रसेनजीत थे, और बिम्बिसार थे, अजात शत्रु थे जो कि हरियंका डायनेस्टी के रूलर हैं, मगध जो है उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट किया था। और मगध के ये जो राजा थे बिम्बिसार और अजात शत्रु, उन्होंने एक शिष्य बन कर के जो है बुद्ध को फॉलो किया था। इसके बाद बुद्ध ने जहाँ जहाँ पर, जिन जिन जगहों पर विजिट किया, वो जगहें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। और आज वहाँ पर बुद्ध की कई सारी मोनेस्ट्रीज भी हैं, जैसे कि बनारस, राजगृह, सरवस्ती, वैशाली, नालंदा एंड पटलीग्राम। तो ये सब वो जगहें थी। तो बुद्ध की टीचिंग क्या थी?
देखिए, इन्होंने जो है 4 शक्तियों की बात की। पहला, ये दुनिया जो है वो सफ़रिंग से भरी हुई है। दुनिया में कई सारी प्रॉब्लम्स है, सफ़रिंग्स है, और ये इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर डिज़ायर्स होती हैं। तो अगर हम डिज़ायर ख़त्म कर दें तो सफ़रिंग भी ख़त्म हो जाएगी, और डिज़ायर अगर ख़त्म करना है तो वो सिर्फ़ 8 फोल्ड पाथ को ही फ़ॉलो करके हो सकता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये 8 फोल्ड पाथ क्या है? तो 8 फोल्ड पाथ जो है वो है राइट व्यू, यानी कि आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। राइट रिजॉल्व, आपके अंदर फिर जो मंशा बनती है, जिस तरीके से आप एक धारणा बनाते हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, वो सही होना चाहिए। राइट कंडक्ट, यानी कि आपके जो काम करने के तरीके हैं वो सही होने चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, यानी कि मन में कोई गलत विचार नहीं होना चाहिए या गलत सोच नहीं होनी चाहिए, कोई सुपरस्टिशन नहीं होना चाहिए। राइट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट करना है चीज़ों पे, फिर सही तरीके से एफर्ट लगाना है, और अपने जीवनी जीने के जो तरीके हैं वो सही तरीके से जीवनी कमानी है। और फिर राइट स्पीच, यानी कि जो बोलना है वो सही होना चाहिए। तो ये इनका 8 फोल्ड पाथ था। अगर इस 8 फोल्ड पाथ को फॉलो किया जाए तो अपने सारे डिज़ायर से मुक्ति पाई जा सकती है, और वही आपको सैल्वेशन तक ले करके जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कभी भी गॉड को ना ही एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट किया। ये गॉड में जो है बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन वो कर्म पे बिलीव करते हैं कि हमारे इंसान में जो भी इंसान करता है उसके जीवन में वो सब उसके कर्म की वजह से होता है। तो सब कुछ, उसकी जो लाइफ है वो उसके खुद की डीड्स की वजह से, जैसा आप काम करते हो वैसे आपकी ज़िंदगी बनती है। और उन्होंने कहा कि जो आत्मा है, जो सोल है, उसमें ये बिलीव नहीं कर रहे हैं, सोल को ये नहीं मानते हैं। हालांकि ये अहिंसा की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये सोल में बिलीव नहीं करते थे। और ये जो है हमेशा कास्ट सिस्टम के खिलाफ बातें करते थे। ये वेद को नहीं मानते हैं, वैदिक अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके खिलाफ इन्होंने बातें की। बुद्धिज्म जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है, और सोशली रिलीजियसली आप एक कह सकते हो एक रेवोल्यूशन है, एक नई सोच है, एक नई क्रांति के रूप में आ रहा है, जो एक पुराने चलते हुए ट्रेडिशनल सिस्टम को और ट्रेडिशनल बिलीफ को ख़त्म करना चाहता है। इन्होंने जो है प्रैक्टिकल एथिक्स के बारे में बात की, और बताया कि जो सोशल इक्वालिटी है उसका क्या सिद्धांत है, और सोशल इक्वालिटी कैसे की जा सकती है। अगर हम बुद्धिज्म के स्प्रेड को देखें तो बुद्ध जो हैं, इनके जो है 2 शिष्य हुआ करते थे। तो एक तो मॉन्क्स हो गए, जिनमें कि भिक्षु आ जाते हैं, जो कि अपना पूरा जो है जीवन एक मॉन्क की तरह बिताएंगे, और सारा जो एक नॉर्मल लाइफ होता है उसको छोड़ करके एक ऐसा जीवन जिसमें कि गृहस्थ जीवन से अलग हट करके जीवन जिया जाता है। और दूसरा है जहाँ पे वर्शिपर्स होते हैं, यानी कि उपासिका, जो कि वर्शिप करते हैं, उपासना करते हैं। तो अगर हम संघ की बात करें तो इसमें 2 लोग हैं जो कि आएंगे इसमें, और बुद्ध हैं इसमें और उनके मॉन्क्स हैं। तो ये जो मॉन्क्स थे ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करके चलते थे। इनका पर्पस था कि जो टीचिंग है उसको स्प्रेड किया जाए, और इनकी जो मेंबरशिप थी वो सभी लोगों के लिए ओपन है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई किसी भी कास्ट का हो, कोई किसी भी समाज का हो, वो यहाँ आ सकता है। और इसमें जो सबसे फेमस मॉन्क हुए वो थे सारिपुत्ता, मोगलन्ना एंड आनंद। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसको प्रोग्रेस मिलती है क्योंकि मगध, कोसल, कौसंबी ऐसे कई सारे रिपब्लिकन स्टेट्स ने नॉर्थ इंडिया के अंदर इस धर्म को माना, और इस धर्म को जो है इसका पालन किया। और लगभग 200 सालों तक, 200 ईयर्स तक, जब तक मतलब आप कहिए कि बुद्ध की डेथ के बाद जो 200 साल आगे के रहे, उसमें जो बहुत ही फेमस जो मौर्यन एम्पायर थे, एम्परर थे, अशोका, उन्होंने भी बुद्धिज्म को आगे माना और आगे बढ़ाया। अशोका का कंट्रीब्यूशन बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अशोका ने बुद्धिज्म को ना सिर्फ फॉलो किया, बल्कि इन्होंने भारत से बाहर इसके लिए मिशनरीज भी भेजे। इन्होंने जो है महामात्यास को अपॉइंट किया था, और इन्होंने बहुत सारे गुरुओं को बाहर जो है देश से जा कर के इस नई चीज़ का, इस नई आइडिया का जो संदेश है उसे देने के लिए कहा था। इस तरीके से ये जो एक लोकल रिलीजियस सेक्ट है वो एक वर्ल्ड रिलीजन बन गया, और धीरे धीरे ये फैल गया। और इसके कारण जो है अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कारण था अशोका का जो है बुद्धिज्म की तरफ एफर्ट, और जो उन्होंने मिशनरी एक्टिविटीज़ कराई थी, जिसकी वजह से वेस्ट एशिया में, और साइलन का मतलब है श्रीलंका, वहाँ तक ये चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइलन है इसका मतलब होता है श्रीलंका।
तो बुद्धिस्ट जो काउंसिल है, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो राजगृह में हुई थी। इसके चेयरमैन थे महाकसप्पा, और ये बुद्ध के जस्ट डेथ के बाद ही रखी गई थी। और इसका पर्पस था कि जो बुद्ध की टीचिंग है, आज तक जो बुद्ध ने बताया है, उसको हम जो है कंपाइल करें और उसकी प्योरिटी को मेंटेन करें। क्योंकि देखिए, जब बुद्ध की डेथ हो गई थी तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, जो अगला सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी, वो यही थी कि जो जो उन्होंने आज तक बताया है हम उसको कंपाइल करें। वरना क्या होगा, बाद में अगर हम उसको लिखेंगे नहीं तो बाद में उसमें चीज़ें ऐड हो जाएंगी, कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भूल जाएंगे। तो पहले उसको कंपाइल कर लेते हैं। अगली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो वैशाली में रखी गई अराउंड 383 BC। और तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो पाटलिपुत्र में रखी गई, जिसको अशोका ने पैट्रोनेज दिया था, और मोगलीपुट्ट तीसा जो है इसके ऊपर प्रेसाइड करते हैं। फाइनल जो वर्जन था ना त्रिपिटाकास का, वो इसी काउंसिल में कंप्लीट हुआ था। त्रिपिटाकास में जो है सुत्त पिटाका, विधम्म पिटाका, विनय पिटाका, ये 3 पिटाकाज हैं, ये टेक्स्ट हैं जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उनको कंप्लीट किया गया था। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो कश्मीर के अंदर ये काउंसिल हुई, इसमें कनिष्क थे और वासुमित्र इसके चेयरमैन थे। तो अश्वघोष जो है वो इस काउंसिल में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और इसमें हुआ ये कि महायान बुद्धिज्म यहाँ से ग्रो होता है। तो हीनयान और महायान बुद्धिज्म, 2 बुद्धिज्म के सेक्ट यहाँ से डिवाइड हुए, और फिर महायान बुद्धिज्म जो है अलग हुआ। महायान बुद्धिज्म के अंदर जो है मूर्ति पूजा की जाती है। तो बुद्धिज्म के अंदर जो है बुद्ध ने जो जो बताया और उसको जो फॉलो किया गया, उसे प्रोपोगेट किया गया। तो जो बुद्धा हैं, जो कि मतलब अशोका ने जिस चीज़ को फॉलो किया था और बुद्ध ने जो चीज़ें जैसे जैसे बताई थी, जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो हीनयान होते हैं। यानी कि वो सिर्फ सिंबल्स की पूजा करते हैं, वो भगवान और गॉड के रूप में नहीं मानते हैं। बुद्धा को वो गॉड नहीं मानते हैं, वो बुद्ध को एक अवतार मानते हैं कि वो हाँ आए थे और उन्होंने अच्छा काम किया, हम उनके आइडिया को फॉलो करते हैं। और 8 फोल्ड पाथ को ये लोग एज इट इज़ फॉलो करते हैं। लेकिन जो महायान बुद्धिज्म फॉलो करेंगे वो मूर्ति पूजा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, बुद्ध को वो भगवान मानते हैं। तो अगर हम त्रिपिटाकास की बात करें तो ये जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट का कंपाइलेशन होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लगभग 500 साल तक जो है ये चला था, और बुद्ध के डेथ के बाद काफ़ी समय लगा इनको कंपाइल करने में। तो सुत्त पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम्म पिटाका, ये तीनों ही पाली भाषा में लिखे गए हैं। और फिर बाद में बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ, क्योंकि ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हो गया था और भगवतिज्म का रिवाइवल हो गया था, भक्ति मूवमेंट आ गया था। पाली भाषा की जो इनकी जो पॉपुलैरिटी के पीछे जो रीज़न था वो पाली लैंग्वेज थी। लेकिन जो पाली लैंग्वेज है, जो मासेस की लैंग्वेज है, खुद बुद्धिज्म ने उस लैंग्वेज को छोड़ दिया था। और 1st सेंचुरी AD के बाद से खुद ये लोग भी संस्कृत यूज़ करने लग गए थे। तो फिर संस्कृत जो है वो एलीट लोगों की भाषा थी, तो संस्कृत फिर यूज़ करने की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज़ हो गई। मोरल स्टैंडर्ड इसके डिक्रीज़ हो गए थे, क्योंकि महायान बुद्धिज्म में फिर आइडल वर्शिप हो रही है, दान दक्षिणा ली जा रही है, कर्मकांड किए जा रहे हैं। तो जिन जिन चीज़ों के खिलाफ इनकी बातें हुई, वही काम इन्होंने खुद ही करना शुरू कर दिया। 5th से 6th सेंचुरी में जो है हून्स आ गए थे और उनका अटैक रहा। एंड जो तुर्किश इन्वेडर्स हैं 12th सेंचुरी में जब वो आए तो उन्होंने कई सारे मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया, कई सारे जो है लोगों को मारा, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये जो धर्म है डिक्लाइन होने लग गया। तो कई सारे और भी फैक्टर्स रहे थे। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जिस चीज़ के खिलाफ इसने बातें की, वही चीज़ ये लोग खुद भी करने लग गए। लेकिन इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है, क्योंकि इसने जो अहिंसा की बात है वो की, और अहिंसा जो है ये आइडिया यहीं से निकल के आता है, जो कि बाद में हमारे महात्मा गांधी ने और बहुत सारे लीडर्स ने आगे समझा और इसको आगे बढ़ाया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है। जो स्तूपास हैं सांची के, भरूच और गया के, वो वंडरफुल पीसेस हैं आर्किटेक्चर के। और इसमें जो है आप देखेंगे जो चैत्याज हैं, विहार हैं, भारत के अलग अलग हिस्से में पाए जाते हैं। और साथ ही इन्होंने कई सारे रेजिडेंशियल जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसको प्रमोट किया, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। और पाली भाषा जो लोकल लैंग्वेज उसको डेवलप किया, बुद्धिज्म की टीचिंग उसी में थी। साथ ही इन्होंने इंडियन कल्चर को दुनिया के अलग अलग हिस्से में प्रमोट किया, एशिया में और सब जगह जो है भारत का कल्चर पहुंचा। तो आज जो है अलग अलग देशों में बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। तो ये इंडिया की ही देन है, स्पेशली अशोका का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरीके से बुद्धिज्म पूरी दुनिया भर में फैला। तो हमने बुद्धिज्म को समझ लिया है, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है अगले चैप्टर में मिलेंगे, जहाँ पे हम तमिलनाडु हिस्ट्री बुक का नेक्स्ट जो पार्ट है वो कवर करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे, ये तमिलनाडु हिस्ट्री बुक का 4th लेसन था। ठीक है, तो ये जो है
इसमें हम लोग ये वाला पार्ट जो है भी कवर कर रहे थे। नेक्स्ट जो ये जो पार्ट है ये हमने कवर कर लिया। अब जो है नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा हमारा, उसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से मतलब जो है हमारा मगध एम्पायर था और जो अलेक्जेंडर का इन्वेशन हुआ था, वो सब चीज़ें हैं जो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक का काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। बाकी जो है अगर आप नए बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए। अनअकैडमी प्लस के नए बैचेस मंडे से शुरू हो रहे हैं, तो इस मंडे से, कमिंग मंडे से यू कैन ज्वाइन द क्लासेस। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके लिंक्स को जो है क्लिक करके वहाँ से प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोई और जानकारी अगर आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए चाहिए या कोई और जो है डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।